जो हादसा हुआ वो पूरे देश के लिए हृदय विदारक तस्वीरें हैं। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के एडिटर इन चीफ सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी जुड़ चुके हैं। उपेंद्र जी, जो बड़ी खबर मैं बता रहा हूं डीजीसीए का ये बड़ा फैसला, और ऑब्वियसली जो कल हादसा हुआ उसके बाद इस फैसले का आना भी जरूरी। रोहित, मैं अपने दर्शकों को आज से थोड़ा बहुत साल पीछे ले जाना चाहूंगा, साल 2007 में। जी। साल 2007 में तारीख थी 20 जुलाई 2007। और मैं उस प्रतिनिधि मंडल का सदस्य था, क्योंकि मैं तब सिविल एविएशन कवर करता था। और वी तुलसीदास उस वक्त एयर इंडिया के चेयरमैन होते थे। तब एयर इंडिया सरकार की कंपनी थी, पीएसयू थी। और हम लोग ड्रीमलाइनर 787 7 सीरीज प्लेन और बोइंग 777-300 AR की डिलीवरी लेने गए थे जी। और एयर इंडिया ने तब तय किया था कि कुछ चुने हुए सिविल एविएशन कवर करने वाले जर्नलिस्टों को एयर इंडिया लेके जाएगा जी। उस प्रतिनिधिमंडल का मैं भी सदस्य था। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो पता चला कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के डिलीवरी में थोड़ी सी देरी होगी 2-3 सालों की, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें थी जिनको रेक्टिफाई करना था। और बोइंग ने दावा किया था उस वक्त कि 787 7 सीरीज ड्रीम लाइनर सबसे रोबस्ट प्लेन होगा और सबसे ताकतवर जहाज होगा जी। और हम लोग 26 जुलाई 2007 को बोइंग की सिएटल फैक्ट्री से हमने फ्लाई किया था बोइंग 777-300 ER को लेकर, और 14 घंटे 15 मिनट में हम IGI एयरपोर्ट पर हम सबने लैंड किया था जी। मेरी एक मेमोरी जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने सोचा कि अपने दर्शकों से साझा करूं। जी सर। 14 घंटे 15 मिनट का वक्त लगा था और वहां पर प्लेन की पूजा हुई थी। वी तुलसीदास और सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल थे। बोइंग कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट दिनेश केसकर थे हमारे साथ, जो आजकल सिंगापुर में रहते हैं। और बहुत पहले, करीब 5-1 साल पहले उन्होंने बोइंग की नौकरी को छोड़ दिया था। ये और बहुत सारे जर्नलिस्ट हमारे साथ थे, करीब एक दर्जन के आसपास पूरे एडिटर और सिविल एविएशन कवर करने वाले मीडिया के लोग थे जी। तो पहली बार मुझे पता चला था कि कोई ऐसा विमान है जो 787 7 सीरीज ड्रीम लाइनर है, जो बहुत ही ताकतवर विमान होगा। और उसके बाद मेरी अगली मेमोरी है बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के साथ, जब पेरिस एयर शो में मैं गया था। करीब मुझे लगता है कि 2015 जून की बात है। उस वक्त मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी। तो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का भी एयर शो में प्रदर्शन हुआ था और ये बताया गया था कि एक ऐसा विमान है जो अभी तक का सबसे सुरक्षित और सबसे ताकतवर विमान है। इस विमान का ऑटो पायलट सिस्टम इतना मजबूत है कि अगर एक बार टेक ऑफ लेने के बाद ऑटो पायलट पे डाल दिया जाए तो इसको अगर पायलट टच भी ना करे तो ये लैंडिंग करा सकता है, यानी क्रैश नहीं होगा किसी भी स्थिति में। कहने का मतलब ये है जी। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो सारी चीजें आ रही हैं, उससे ये पता चलता है क्योंकि दुनिया में पहली बार 2010 के बाद 787 ड्रीम लाइनर की डिलीवरी शुरू हुई और उसके बाद पहला विमान जो है क्रैश हुआ है। पहली इतनी बड़ी दुर्घटना भारत की जमीन पे हुई है और वो भी बोइंग के द्वारा घोषित उस विमान की जिसको बोइंग सबसे सुरक्षित और सबसे रोबस्ट अपना एयरक्राफ्ट मानता है। वाकई चौंकाने वाली बात है जी। मैं कल से ही इस पर नजर बनाए हुए था और मैंने तमाम ऐसे पायलटों के ट्वीट, उनके बारे में जो प्लेन क्रैश के बारे में जो उनका एनालिसिस है उसके बारे में मैंने अध्ययन किया। भारत के 2-3 सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे, उन लोगों से भी बातचीत की। जो बात निकल के आ रही है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये विमान कहीं न कहीं ह्यूमन लैप्स के कारण जो है क्रैश किया है जी। और ये लैप्स क्या हो सकता है उसके बारे में करीब 10-12 चुने हुए देश के पायलट और फॉरेन पायलट जो 15-15 हजार घंटे उड़ा चुके हैं जी। लेकिन सुमित सबरवाल के बारे में भी उनके बहुत करीबी दोस्त रहे जो अभी भी एयर इंडिया में पायलट हैं जी। वो अभी इस समय दिल्ली से लंदन ड्रीम लाइनर को ही लेके जा रहे होंगे आसमान में। इस समय मुझे लगता है कि
ईरान की सीमा क्रॉस कर रहे होंगे वो। जी सर। उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि सुमित सब्रवाल 8200 घंटे फ्लाई कर चुके थे और वन ऑफ द फाइनेस्ट पायलट थे इंडिया के। परफेक्ट सर। ह्यूमन एरर को उन्होंने नकारा और उन्होंने कहा कि कोई न कोई ऐसा टेक्निकल फेल्योर हुआ जिसके कारण विमान एकदम हवा से एल्टीट्यूड लो करते हुए सीधे बीजे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पे गिर गया। लेकिन जो कुछ पायलट्स हैं जो 15-15 हजार घंटे यानी उनसे ज्यादा डबल फ्लाई कर चुके हैं, उनका ये कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि जो लैंडिंग गियर होता है उसका फ्लैप बीच में फंसा होता है और कई बार डबल ट्रिपल चेक के बाद भी वो क्लियर नहीं होता है तो ये हादसा। लेकिन लैंडिंग गियर के फ्लैप के फंसे होने के कारण कहीं न कहीं जो टेक ऑफ के लिए जो थर्स्ट चाहिए था वो थर्स्ट तो मिला, लेकिन थर्स्ट आने के बाद कहीं न कहीं लैंडिंग गियर एक्टिवेट हो गया जिसके कारण प्लेन नोज डाउन कर गया और प्लेन सीधे बीजे मेडिकल कॉलेज के ऊपर गिर गया। बहुत लेवल पे इसकी जांच हो रही है। मॉन्ट्रियल स्थित जो आईकाओ है, जो इंटरनेशनल एविएशन का रेगुलेटर है, अमेरिका की जो फेडरल एविएशन अथॉरिटी है वो है, हमारे यहाँ की जो डीजीसीए वो है, हमारे देश की जो एजेंसियां हैं सारी हर पहलुओं की जांच कर रही है। लेकिन अपने कैरियर में 10 साल सिविल एविएशन कवर करने के बाद, सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान कैसे 52 सेकंड के अंदर यानी कि 1:38 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से टेक ऑफ लेता है और 52 सेकंड बाद वो बीजे मेडिकल कॉलेज के ऊपर गिर जाता है। उपेंद्र सर, ऑब्वियसली मैं खुद कल से इंतजार कर रहा था और मैं समझ रहा था कि निगाहें यहाँ लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं जब डबल ट्रिपल चेक करके विमान को ग्रीन सिग्नल दिया जाता है कि विमान का जो एयर वर्दीनेस है अब उड़ने के लिए तैयार है, कहीं न कहीं एयर वर्दीनेस में कोई न कोई चूक हुई है जिसके कारण ये हादसा हुआ है। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, फिर भी मैं राइडर दे रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने कैरियर के 10 साल सिविल एविएशन को दिए हैं, इसलिए ये बात बहुत भरोसे से कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि कोई ह्यूमन एरर हुआ है। ठीक है उपेंद्र सर, क्योंकि आप लंबे वक्त तक एविएशन सेक्टर को कवर करते रहे हैं, ग्राउंड पर उतरकर चीजों को समझते रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस जो अभी सबने सुना, दर्शकों ने वो समझ गए होंगे कि आपने क्या कुछ काम किया। लेकिन उपेंद्र सर, क्योंकि बोइंग को लेकर कल से मैं लगातार चीजें देख रहा हूं, कुछ लोग कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि बहुत ही रोबस्ट, बहुत ही शानदार ये बोइंग का एयरक्राफ्ट, लेकिन फिर दूसरी तरफ काफी कंट्रोवर्शियल चीजें भी सामने आई, जैसे जापान में कई बार चीजें। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपके हिसाब से ये बोइंग का जो रिएक्शन अब आया है, वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है, जो एजेंसी हमसे जो पूछना चाहे हम हर एक चीज के लिए तैयार हैं। तो इस पहलू पर आप क्या कहेंगे? एक तरफ बहुत शानदार एयरक्राफ्ट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ पूरा रॉबस्ट एयरक्राफ्ट, दूसरी तरफ वो कंट्रोवर्सीज जो बोइंग के साथ चलती रही। नहीं, बोइंग के साथ दुनिया में पहली बार कंट्रोवर्सी हुई जब बोइंग 737 मैक्स विमान आए, जो उनके एयरबस के A320 साइज के विमान के बराबर बोइंग ने नया न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट लॉन्च किया, जिसका एयर क्रैश हुआ। रसिया से टूटा हुआ एक देश है अजरबैजान, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या कोई और देश, मतलब रसिया जो ग्रेटर रसिया था उसी देश के अंदर पहला क्रैश हुआ बोइंग 73 मैक्स का। उसके बाद एक दूसरा क्रैश हुआ कहीं और साउथ अमेरिका में। लेकिन उसके पहले बोइंग 737 हो या 747 हो या 787 हो या बोइंग 777-300 हो, जो एक्सटेंडेड रेंज का एयरक्राफ्ट है, जिसमें करीब करीब एक बार में 400 यात्री बैठ जाते हैं, बड़ा विमान है। और जेट एयरवेज के पास भी वैसे 4 विमान थे। कल रात को नरेश गोयल जी से मेरी उनका 2-3 मिस्ड कॉल था, मैं बात नहीं कर पाया। वो इस बारे में मेरे से बात करना चाह रहे थे क्योंकि देश की सबसे प्राइवेट फ्लीट के ओनर थे वो, लेकिन मेरी बात संभव नहीं हो पाई। मैंने उनको मैसेज डाला था कि मैं इस पे आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन बात नहीं हो पाई। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने अपने पूरे कैरियर में जो सिविल एविएशन को बहुत करीब से देखा है, विमानों के मेक के बारे में, विमानों की डिजाइन के बारे में, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि 787 जो है 20वीं सदी का न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट था। आसमान में उड़ने के बाद टेक ऑफ के वक्त उसको मतलब पायलट के, कमांडर के सहयोग की बिल्कुल जरूरत होती है क्योंकि वो मशीन है। लेकिन एक बार आसमान में हाई एल्टीट्यूड को लेने के बाद, यानी 30,000 फीट के एल्टीट्यूड को लेने के बाद, अगर पायलट भी चाहे कि इसको क्रैश कराना है तो बड़ा मुश्किल है। वो इतना
AI जनरेटेड, मैं कह सकता हूँ कि इतना टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड विमान है। इसीलिए पूरी दुनिया आश्चर्य में है, सदमे में है कि बोइंग 787 का इस तरह से फॉल डाउन और इस तरह से 52 सेकेंड के अंदर कैसे हो सकता है। इस पर एनालिसिस करने के बाद भी एनालिसिस फेल हो जा रही है, सोचने के बाद भी सोच फेल हो जा रही है। लोग कहते हैं हमारी तरफ कि आपकी सोच होगी कि आप ये सोचेंगे। तो 787 ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। मैं भी बहुत सदमे में हूँ, उन सभी पीड़ित परिवारों के साथ हूँ। सुमित सब्रवाल से मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं था, लेकिन उनके सबसे जिगरी दोस्त जो कमांडर हैं एयर इंडिया के, सुनील कुमार, मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, पारिवारिक मित्र हैं। मैं उनके शोक में शामिल हूँ। आज का दिन बड़ा, मतलब कल से लेके आज का दिन बड़ा दुखी करने वाला है। जिस तरह से बीजे मेडिकल कॉलेज में मेस में ये प्लेन गिरा और लोग खाना खा रहे थे और 242 लोग प्लेन में थे, 241 मारे गए। क्रैश के कारण एक व्यक्ति बड़े सौभाग्यशाली थे जो बचे, विश्वास रमेश कुमार, और दूसरे जो बीजी मेडिकल कॉलेज के जो सर्वाइवर्स हैं उनके परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं, भारत एक्सप्रेस की गहरी संवेदनाएं हैं। और इस वक्त हमें परिवार के साथ खड़ा रहने का और उनका हौसला बढ़ाने का जो मौका इस चैनल के जरिए मुझे मिल रहा है, मैं इस चैनल का मुखिया हूं। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि हम उनका ढाढ़स बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन अभी भी हजार सवाल हैं और हजारों में से एक सवाल का उत्तर पुख्ता किसी के सामने नहीं है। लेकिन मैंने अपना अनुभव साझा किया, सिएटल बोइंग की कंपनी से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट तक का, और अभी तक का हमें उस वक्त जो है बोइंग कंपनी ने ही अपनी फैक्ट्री का विजिट कराया था। मेरे लाइफ का वो मेमोरेबल पल है जब मैंने एक एक एयरक्राफ्ट को असेंबल होते हुए लगातार 5 दिन देखा था। एक अलग कॉस्ट्यूम पहन के, आंखों पे एक अलग तरह का चश्मा लगा के, एक अलग तरीके के वेशभूषा में हमें अंदर घुसाया गया था। हम सबने देखा था। उस वक्त मैं एक कैमरा रखा था, मैंने उसकी पूरी वीडियो बनाई थी, जो वीडियो अब मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं बोइंग फैक्ट्री के उस सारे नज़ारे को, उसी फैक्ट्री में हमने देखा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो प्लेन है 747, वो प्लेन वहाँ खड़ा था। कुछ पत्रकारों ने उत्साह बस उसका फोटो खींच लिया था और कैसे सीक्रेट सर्विस के लोग प्लेन में दाखिल हुए और उन्होंने सबका फोटो डिलीट कराया था। तो बहुत सारी मेमोरी हैं, बहुत सारी यादें हैं, लेकिन उन यादों से बहुत ज्यादा जो दुख देने वाली ये याद अहमदाबाद में 12 जून को आई है, ये सबके दिल में हमेशा दर्ज हो गई है, दिमाग में दर्ज हो गई है। और जब भी हम इसको याद करेंगे हमारी आंखें नम होंगी। भारत एक्सप्रेस की ओर से पीड़ित परिवारों को और जो मृतक हैं उनके परिवारों को गहरी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। और इसी के साथ अब मेरे मन के अंदर ये आ रहा है कि मैं इस पर ज्यादा ना बोलूं। धन्यवाद रोहित। बहुत धन्यवाद उपेंद्र सर, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।